हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है हम सब इस समय यूपी SSSC मुख्य सेविका 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी को ये भी पता है कि हमने इससे पहले 9 लेक्चर लिए हैं और ये आज हमारा जो है वो 10 नंबर का लेक्चर है। तो हम आपके लिए प्रोटीन से संबंधित प्रश्न का लेक्चर लिए हैं और विटामिन से संबंधित प्रश्न है, महिला एवं बाल संबंधी योजनाएं हैं, बाल विकास के कुछ क्वेश्चन हैं। मतलब लगभग हमने इन सब टॉपिक से क्वेश्चन किया है। उसके साथ साथ हमने हिस्ट्री का भी किया है और हिंदी के भी क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करवाए हैं। तो आप ऐसा करिए कि एक ही सब्जेक्ट के सहारे ना चलिए कि केवल आपको इन्हीं पोर्शन से पढ़ना है। जैसे आप पोषण पढ़ लिए, महिला संबंधी योजनाएं पढ़ लिए, बाकी आप कुपोषण पढ़ लिए, गर्भवती महिला की देखभाल, ऐसा नहीं करना है। आपके एग्जाम में जो होगा वो जनरल हिंदी से भी क्वेश्चन आएंगे और आपके जीके से आएंगे। जीके में आपका बेसिक हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे, पॉलिटी से बनेंगे, जियोग्राफी से बनेंगे, इन सबसे क्वेश्चन जो है, और एक दो उसमें करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे, बेसिक रीजनिंग भी रहेगा, बेसिक मैथ्स भी आएगा। इन सब टॉपिक को भी क्लियर करते चलिए। तो हम इन पोषण, विटामिन, प्रोटीन, इन सब के साथ साथ आपकी हिंदी और हिस्ट्री हो गए, जियोग्राफी हो गए, इन सब के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाते चलेंगे। तो आज हम आपके लिए पोषण से संबंधित प्रश्न लेकर के आए। इनमें कुछ प्रश्न जो है वो पोषण से संबंधित है, कुछ जो है गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। तो चलिए आज आते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, विटामिन निम्न में से कौन सा विटामिन सब्जी से नहीं प्राप्त होता है। इसमें ये बताना है कि ये जो विटामिन दिए हुए हैं इनमें कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि सब्जी से नहीं प्राप्त होता है। तो विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। ये जो विटामिन डी है ये सब्जी से नहीं प्राप्त होता है। बाकी आपके विटामिन सी हो गए, विटामिन बी हो गए, विटामिन ए हो गए, ये सब जो होते हैं ये सब्जियों और फलों से प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो आपका विटामिन डी है ये सूर्य के रोशनी से प्राप्त होता है। किससे? सूर्य के रोशनी से प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा लोहा का सर्वोत्तम स्रोत है। इसमें यह बताना है कि ये सब जो नीचे दिए हुए हैं ऑप्शंस, इनमें से कौन सा है जो लोहा का सबसे अच्छा स्रोत है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है केला, सेब, दूध या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरे पत्तेदार सब्जियां। यानी कि जैसे आपका पालक हो गया, क्या हो गया, पालक हो गया, सरसों हो गया, ये सब क्या आते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं ये सब आयरन की सबसे अच्छे स्रोत होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शरीर में कोशिकाओं और ऊतक का निर्माण किससे होता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। आपको बता दें कि हमने प्रोटीन से और विटामिन से संबंधित लेक्चर लिए हैं, उसका लिंक अभी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जा करके वहाँ से देख लीजिए। तो आपके लगभग कुछ क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है, एंजाइम जो होता है वो मूल रूप से क्या होता है, प्रोटीन होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य नहीं कर सकता है। आपको ये बताना है कि ये जितने कार्बोहाइड्रेट दिए, नीचे जो दिए हैं ऑप्शन, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट के टाइप है। तो ये बताना है कि कौन सा किस कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो मनुष्य नहीं कर सकता है। तो आपका दिया हुआ है सेलुलोज, सुक्रोज, लैक्टोज या फिर माल्टोज। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, सेलुलोज। सेलुलोज का पाचन जो होता है वो मनुष्य नहीं कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ICDS का आरंभ कब हुआ। इसको ऑप्शन दिया हुआ है 2 जुलाई 1975, 2 अगस्त 1975, 2 सितंबर 1975 या फिर 2 अक्टूबर 1975। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर 1975 को ICDS का आरंभ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए क्या उत्तरदायी होता है।
तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, प्लेसेंटा। ये आपको बताना था इस क्वेश्चन में कि एक प्रेग्नेंट लेडी में जब उसके पेट में, गर्भवती स्त्री के पेट में जब बच्चा होता है तो जो पोषक तत्व और ऑक्सीजन होता है ये जो होता है बच्चे तक, यानी कि स्त्री के शरीर से जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो बच्चे तक कौन पहुंचाता है, जिससे कि बच्चे का क्या पोषण हो सके, वो उसका शोषण हो सके, ये सब क्रियाएं जो हैं वो बच्चे की हो सके। तो कौन करता है? प्लेसेंटा करता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं गर्भनाल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा क्रमशः है। आपको ये बताना है कि ICMR 2010 के अनुसार जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके लिए आवश्यक कैलोरी और प्रोटीन की जो मात्रा है वो कितनी है। आपको हम सबसे पहले बता दें कि ICMR का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो ये जो ICMR है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एक बार फिर से सुन लीजिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो होता है वो ICMR का फुल फॉर्म होता है। अगर हिंदी में इसे बोलेंगे तो बोलेंगे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का वो दिया हुआ है 650 किलो कैलोरी या फिर 15 ग्राम, मतलब कि इसमें कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा है। तो कैलोरी की जो मात्रा है 650 किलो कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन, या फिर 550 किलो ग्राम जो है कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन, या फिर 450 किलो कैलोरी या फिर 272 ग्राम प्रोटीन, या फिर 350 किलो कैलोरी और 272 ग्राम जो है प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए जो आवश्यक कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा है वो कितनी है। कैलोरी की जो मात्रा है वो है 350 किलो कैलोरी और जो प्रोटीन की मात्रा है वो कितनी है 272 ग्राम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं। इसमें से आपको बताना है बोन्स में, यानी कि हड्डियों में जो पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं वो कौन से। इसको ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम फास्फेट और क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट और आयरन, फास्फेट मैग्नीशियम और क्लोराइड, या फिर कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम जो है वो हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें यह बताना है आपको कि कौन सा पोषक तत्व है जो कि अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इसका ऑप्शन दिया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम प्रोटीन, या फिर 1 ग्राम विटामिन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 ग्राम वसा। 1 ग्राम वसा जो होगा इसमें जो दिए हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, 1 ग्राम प्रोटीन की तुलना में और 1 ग्राम विटामिन ए की तुलना में जो 1 ग्राम वसा होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा। अभी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जा करके देख लीजिए। हमने प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन का जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं जिसका भी लिंक दे रहे हैं, और आप जा करके उसको ज़रूर देखें क्योंकि आपके क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो जाएँ और इन सब टॉपिक से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है DPT का वैक्सीन किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है टिटनेस, ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो, डिप्थीरिया, टाइफाइड और टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, या फिर पोलियो, डिप्थीरिया और टिटनेस। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो डिप्थीरिया होता है, काली खांसी होती है और टिटनेस होता है, इसके लिए बच्चों में DPT का टीका लगवाया जाता है। किसका? DPT का जो है वो टीका लगवाया जाता है। हमने कुछ संचारी रोग से भी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, उसका भी लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप जा करके संचारी रोग को भी पढ़ लीजिए क्योंकि रोग से भी क्वेश्चन बनने की आपके एग्जाम में पूरी संभावनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है स्तनपान कराने वाली महिलाओं में
औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन कितना होता है। इसमें ये बताना है कि जो महिला होती हैं जो कि किसी बच्चे को स्तनपान कराती हैं, उनमें जो है औसत दैनिक दूध का कितना उत्पादन होता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 650 मिलीलीटर, 350 मिलीलीटर, 450 मिलीलीटर या फिर 250 मिलीलीटर। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 650 मिलीलीटर। चलिए अगले प्रश्न आप पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है ICDS योजना के लाभार्थी हैं। आपको ये बताना है कि ICDS योजना के लाभार्थी कौन है। हमने इसमें बताया ICDS की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। और अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग फुल फॉर्म। ICDS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलप सर्विस। और जो ICDS की स्थापना हुई थी वो 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। और इसमें आपको ये बताना है कि इसके लाभार्थी कौन है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसमें 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे भी इसका लाभ उठाते हैं, गर्भवती महिलाएं भी उठाती हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी उठाती हैं। ये सब जो हैं इससे अपना लाभ पाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करते हैं। यहाँ पर प्रभावित होना चाहिए लेकिन ये हो गया है प्रभावित, यहाँ पर होना चाहिए प्रभावित करता है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है जो कि क्या है गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है संक्रमण, पोषण, आनुवंशिक या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अगर संक्रमण है या फिर पोषण से मतलब कि या माता को पोषण नहीं मिल रहा या फिर कोई संक्रमण है या फिर आनुवांशिक कोई बीमारी है तो वो सब जो हैं ये सारे कारण जो हैं एक गर्भस्थ शिशु को यानी कि जो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको प्रभावित कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है NRHM का पूरा नाम है। इसमें आपको ये बताना है कि NRHM का पूरा नाम क्या है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन का मतलब हो गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। दूसरा है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके अगर हिंदी की बात करेंगे तो ये होगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान। क्या होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान। तीसरा दिया हुआ है नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिशन, तो इसके अगर हिंदी की बात करेंगे तो इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अभियान। और ये जो लास्ट वाला ये है नेशनल रीजनल हेल्थ मिशन, तो इसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो इसमें आपको बताना है कि NRHM का पूरा नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान जो है वो NRHM का फुल फॉर्म है। तो बस बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, अभी हम उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं। वहाँ पर जो है वो PDF प्रोवाइड किए जाएंगे और वहाँ पर क्विज अपलोड किया जाता है और वहाँ पर जल्द ही मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में शेयर करिए जिससे कि लोग टेलीग्राम से जुड़ करके मॉक टेस्ट दे सकें और क्विज सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।